नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हमारा देश भारत खाद्यान्न क्षेत्र में सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि सरप्लस है, लेकिन अब समय है कि भारत जैविक उत्पाद को देश और दुनिया तक पहुंचाए और इसी मकसद से जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया और कहा, बहुत सारी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। तो क्या होगी देश में जैविक खेती की दिशा और दशा? आज की चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे, जिसमें जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी। लेकिन पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। जैविक उत्पादों के मामले में भारत का ऑर्गेनिक बाजार दुनिया में आने वाले वर्षों में सबसे भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर उभरने के लिए तैयार खड़ा है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 6 उत्पाद जारी किए। 6 जैविक उत्पाद अरहर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूरी चावल होंगे। मदर डेयरी के सफल आउटलेट और ऑनलाइन मंच के जरिए इनकी बिक्री की जाएगी। भारत ऑर्गेनिक्स न केवल भारत आने वाले दिनों में दुनिया के ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। मुझे इसका भरोसा है, क्योंकि मुझे कोऑपरेटिव की ताकत भी मालूम है, मुझे हमारे किसान की ताकत भी मालूम है। 6 उत्पादों को लॉन्च किया है। दिसंबर 23 तक 20 उत्पादों को हम लॉन्च करेंगे और ये 20 चीजों को उत्पादन करने वाले, इसकी खेती करने वाले ऑर्गेनिक किसानों को इसकी फायदा मिलने की शुरुआत होगी। भारत ब्रांड के साथ उनका ये प्रोडक्ट अभी तो भारत में, बाद में विश्व भर के घरों में पहुंचेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत आज सरप्लस अनाज का उत्पादन कर रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाएं और ऐसा जैविक खेती की तरफ आगे बढ़कर ही किया जा सकता है। उत्पादन को बढ़ाने में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अत्यधिक उपयोग ने कई बुरे परिणाम हमारे भविष्य पर डाल दिए हैं और आज वो धीरे धीरे नजर के सामने दिखाई देते हैं। उसने भूमि की उर्वरकता को कम किया है, लैंड की फर्टिलिटी को कम किया है, भूमि को प्रदूषित किया है, पानी को प्रदूषित किया है और ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के उपयोग वाले अन्न के कारण मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित भी हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि NCOL के जरिए जैविक उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा सीधे सदस्य किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में प्राकृतिक खेती का दायरा 50% तक बढ़ाने की जरूरत के साथ साथ जैविक उत्पादों की देश दुनिया तक पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट खास तौर पर आपने देखी कि क्या कुछ आगे के लिए रोड मैप है, और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संदीप दास जी हैं, जो कि वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप दास जी जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में निमित दोशी हैं, जो कि हेड हैं, प्रमुख हैं ऑर्गेनिक बिजनेस अमूल के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी निमित जी। मैं शुरुआत निमित जी आपसे ही करता हूं कि ये जो संगोष्ठी है और इसके लक्ष्य को, इसके मकसद को अगर थोड़ा सा आप विस्तार दें, तो क्या ये मकसद है कि जैसे हमने देखा है कि कई जगहों पर इसको प्राकृतिक खेती को, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या इसके दायरे को और ज़्यादा बढ़ाने में ऐसी संगोष्ठी से मदद मिल सकती है? आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए जरा। तो हाँ, अभी ठीक है जी, अब आ रही है। हाँ,
मैं पहले आप सबको वाकिफ करना चाहता हूं कि आप सबको पता होगा जैविक खेती मतलब क्या है। जैविक खेती मतलब किसी भी तरह के रासायनिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के यूज किए बिना की जाने वाली खेती को जैविक खेती बोला जाता है। और ये अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया में जो भी खेती होती थी वो एक्चुअली जैविक खेती होती थी, बट बाद में हमें फर्टिलाइजर के तरफ जाना पड़ा बिकॉज हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और उस वक्त एक तरह की जरूरत थी कि यील्ड बढ़ानी थी। और उस जरूरत को ध्यान में हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन में शुरुआत में जो फर्टिलाइजर का यूज होता था वो कम होता था, बट ज्यादा जैसे जैसे अगर आपने देखा कि फर्टिलाइजर का यूसेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी बढ़ गया। उसकी वजह से कि जो काफी सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी सामने आने लगे। तो अभी एक ग्लोबल ट्रेंड देखा गया है कि ये लोग हेल्दी और पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। वो ध्यान में रखते हुए और काफी सारे किसान इंडिया में ऑर्गेनिक खेती के साथ जुड़े हुए। उसको ऑर्गेनिक खेतियों को बढ़ावा देने के लिए ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की रचना की गई। ठीक है तो जी, मैं लौटता हूं आपके पास और भी जो इसको लेकर जो चर्चा है उसको आपके साथ आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक बार ज़रा रुक करता हूं संदीप जी का। संदीप जी, बात जब बहुआयामी दृष्टिकोण की होती है कि जैविक खेती को लेकर के जो हमें दृष्टिकोण है उसको कई डायरेक्शन में अपनाना पड़ेगा, तो कौन कौन सी वैसी मुख्य चीज़ें हैं जो कि हमारे देश को जैविक खेती अपनाने के लिए अभी तत्काल के रूप में ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है बोल रहा हूँ जो अमित शाह जी ने आज सुबह बोला था कि जो पेस्टिसाइड यूज है उसको इनका जो टारगेट रखा गया 50% कम किया जाए। क्योंकि बहुत सारे पर्टिकुलरली ऑल्दो रीजनल वेरिएशन इसमें है कितना परसेंटेज होता है, बट नॉर्दर्न इंडिया में काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है जहाँ इंटेंसिव जो हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो उसके वजह से सॉइल जो न्यूट्रिएंट है, सॉइल जो उसका हेल्थ है बहुत डिटोरेट कर चुका है। तो उसको रिज्यूमेट करने के लिए नेचुरल फार्मिंग एक वे फॉरवर्ड दिखने को उभर के आ रहा है। और इसका दो पहलू है, एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और एक दूसरा चीज है क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और दूसरे चक्कर में क्या हुआ है, द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो स्टैंडर्ड हो गया। तो उसका एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है और उसका सॉइल हेल्थ को कैसे बरकरार रखा जाए, सस्टेन कैसे किया जाए, ये दोनों चीज को, क्योंकि ये बहुत ही क्योंकि आगे वाले जो फ्यूचर में 10-15 साल में अगर हम अभी ख्याल नहीं रखेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि हम ऐसे इंडिस्क्रिमिनेट यूज जो स्क्यू मतलब रैशनल यूज नहीं कर पा रहे हैं फर्टिलाइजर, तो कई कारण है उसके वजह से। तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उसी को लेके ठीक है, ये जो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड उसका प्रयास रहेगा, ठीक है, वो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर DKMA ICAR एंड फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर, और साथ ही वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी इस चर्चा में। मैं आपके पास आऊँगा सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है ब्रेक के बाद, और हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी के पास हम चलते हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब हम जैविक खेती जैसी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, सिक्किम जैसे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसको थोड़ी व्यापकता के साथ अपनाया भी, लेकिन क्या ये दुविधा आती है क्या कि जैविक खेती में अगर उत्पादन कम होता है, तो आज अगर हम उत्पादन के मामले में सरप्लस हैं, तो क्या कहीं ये जोखिम भी है क्या कि अगर जैविक खेती की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारी जो उत्पादकता है उसमें काफ़ी कमी आ सकती है? जैसे कि आपने ये जो प्रश्न पूछा है ये बड़ा अहम है अपने आप में देखा जाए तो। अभी जो आप देखेंगे हमारे पूरे देश में जो खेती होती है, जो
कुल क्षेत्र में 141 मिलियन हेक्टेयर एरिया में खेती होती है। तो हमें खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। तो दूसरी तरफ बात आती है, अभी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंतर्गत जो आंकड़े हैं वो कुल 2.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया में ही खेती हो रही है। तो आप अगर उसको देखेंगे तो बहुत ही कम जो है ये बनता है। तो ये हमारे पास दो पहलू हो गए। एक जो है हमारे पास जो एक परंपरागत खेती है जिसमें हम केमिकल्स और उसको यूज कर रहे हैं, मैं उसको परंपरागत रूप से कहना चाहूंगा। और दूसरा जो आएगा जो ऑर्गेनिक खेती का जो कल्टीवेशन सिस्टम है उससे आ रहा है। तो अभी अगर हम ऑर्गेनिक के ऊपर कभी भी कंप्लीटली शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह का एक मार्केटिंग सेक्टर ऐसा है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की अब मांग करने लगा है। तो ऑर्गेनिक खेती भी करना जरूरी है, क्योंकि हम ये भी सोचते हैं कि ऑर्गेनिक खेती एक तरह का वैल्यू एडिशन है। तो हम उसको ऑर्गेनिक रूप से पैदा करके अधिक जो है एक तरह से उसकी जो लाभ है वो अधिक रहेगा। तो इसीलिए किसानों को एक ये विकल्प मिला के अपने क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र ऑर्गेनिक के लिए जरूर छोड़े और उसका सर्टिफिकेशन कराए और ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन करें। तो आपका ये कहना है, हाँ, आपका ये कहना है कि फिलहाल जो है फिलहाल हमें मिला जुला कर चलना होगा कि कुछ जो है खेती वो जैविक खेती करेंगे और कुछ जिसको आपने पारंपरिक कहा, यानी कि जैसे कि हम पिछले कई दशकों से करते आए उस तरह से करेंगे। मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच निमित दोषी के पास मैं चलता हूं। जो एक सवाल आपने उठाया था कि कितना आप, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनिक बिजनेस देखते हैं अमूल जैसी कंपनी का, तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि लोग कितने तैयार हैं जैविक उत्पादों को खरीदने के लिए, बाजार कैसा है, क्योंकि इस पर भी निर्भर करता है कि आगे चल कर के जैविक उत्पादों का कितना उत्पादन किया जाए, चाहे वो कोई फसल हो या फिर कोई और अन्य उत्पाद हो। निमित जी। हाँ, देखिए, मैं पहले भारत की बात करने से पहले मैं थोड़ा ग्लोबली आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो डिमांड है कैसी है। टोटल वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मार्केट करीब 10 लाख करोड़ का मार्केट है। और 10 लाख करोड़ के मार्केट में अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो बहुत ही नहीं है। हम करीब 7-1 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में करंटली। एंड इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखेंगे तो वो करीब 2000 करोड़ का ही मार्केट है। थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को भी ऐड कर देंगे तो सब कुछ मिला के 15-20 हजार करोड़ से ज्यादा होता नहीं है। जो 10 लाख करोड़ के वर्ल्ड के मार्केट के सामने वो काफी नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे एंगल से अगर देखूं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, कि जैसे अभी बताया कि हमारी 27 लाख हेक्टेयर जमीन ऑर्गेनिक में, अब इंडिया, अब टोटल वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर की संख्या करीब 36 लाख किसान है जो ऑर्गेनिक खेती से जुड़े। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीब 16 लाख किसान ऑर्गेनिक खेती में जुड़े हुए हैं जो वर्ल्ड के 47। तो एज फार एज, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो लैंड साइज है पर फार्मर, इट इज वेरी स्मॉल। वो नंबर ऑफ फार्मर्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात कर रहा हूँ जो एनपीओपी सर्टिफाइड। लेकिन बहुत सारे खेडूत ऐसे हैं हमारे यहाँ जहाँ जो डिफॉल्ट ऑर्गेनिक, उन्होंने तो कोई सर्टिफिकेशन लिया नहीं है। तो अगर उस एंगल से देखेंगे तो हमारे पास एक वर्ल्ड का एक बड़ा मार्केट है कि अगर 10 लाख करोड़ के मार्केट में से अगर हम 10% को भी अगले 10 साल में हम टारगेट करें तो वी हैव अ पोटेंशियल टू रीच टू 1 लाख। जी बिल्कुल, वो है पोटेंशियल हमारे पास। और आपने जो एक बात कही, मैं उसमें ज़रूर ये जोड़ना चाहूँगा कि कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि वास्तव में ऑर्गेनिक अपने आप होती हैं। जैसे बाढ़ दियारा का क्षेत्र है, वहाँ लोग चना या कुछ छींट देते हैं और उसके बाद वो अच्छा ग्रो करता है, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। मैं रुख करता हूँ संदीप दास जी का। संदीप दास जी, जैसे कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि सिक्किम जैसे राज्य हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती को अपनाया और व्यापक पैमाने पर अपनाया, लेकिन कैसा रहा ये अनुभव सिक्किम का? और क्योंकि आप आलोचनात्मक समालोचना के जरिए इसको ज़रूर आपने देखा होगा, तो क्या आपको लगता है कि सिक्किम के मॉडल को हम पूरे देश में या कम से कम जो 50% का लक्ष्य है वहाँ तक उसको लागू कर पाएंगे? देखिए, मैं बता दूं, सिक्किम जो राज्य है बहुत ही छोटा राज्य है वहाँ, और जो जहाँ तक ऑर्गेनिक खेती की बात है, इसका जो मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल देखा गया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप, फ्रूट्स वेजिटेबल में इसका सक्सेस रेट थोड़ा सा ज्यादा देगा, नेचुरल फार्मिंग बोलिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलिए, फ्रूट्स वेजिटेबल में। तो सिक्किम ज्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोड्यूसर है।
तो इसको पूरे देश ले जाने के लिए काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि आप राइस, व्हीट, जो बड़े बड़े जो पल्सेस, ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, वो इतना बड़े बड़े जो क्रॉप है, उसको अगर ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएंगे, उसके थोड़ा सा हम लोग को प्रोडक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। बट यहाँ क्या चीज है, बेसिकली अगर 10% हम एक वैल्यू एडिशन के थ्रू ऑर्गेनिक मार्केट डेवलप कर पाए, एक्सपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट, वो बहुत बड़ा, ये जो बॉडी आज लॉन्च है वो तो एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, एंड ऑल्सो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी है। तो अगर वो 10% आप वैल्यू एडिशन कर पाए, वैल्यू अच्छा फार्मर्स को दे पाए, एक बहुत एक सकारात्मक, क्योंकि मार्केट में तरह तरह की चीजें मिलते हैं, तो एक ऑर्गेनिक का जो प्रोड्यूस का मार्केट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। आप देखोगे सारा मॉल्स और मॉल में, रिटेलर में आप देखोगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का अलग, उसका प्रीमियम 30 से 40% प्रीमियम रेट मिलता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है ये, जिसको कैटर करने की जरूरत है। बहुत सस्टेनेबल मॉडल है जी, एंड ऑल्सो आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है और इसको हम और ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं? डॉक्टर मल्होत्रा, आपको तो मंत्रालय का भी तजुर्बा है, क्या आप ये हमें बता सकते हैं कि हाल के दिनों में ज़्यादा जोर रहा है प्राकृतिक खेती पर, जैविक कृषि पर, और उसमें आप क्या मात्रात्मक और क्या गुणात्मक अंतर पाते हैं? अप्रोच में जो दृष्टिकोण है उसमें कितना अंतर पाते हैं? क्योंकि अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि वो एक तरह का प्लेजर फार्मिंग है, और किसान जो है कुछ अपने खेत का कुछ हिस्सा नेचुरल फार्मिंग में उसको वो एक प्राकृतिक रूप से उसको ग्रो करने देता है, लेकिन उसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, किसी तरह का कोई प्रमाणीकरण नहीं किया जाता जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की बात होगी, जब जैविक खेती की बात होगी, उसमें प्रमाणीकरण जो है वो सामने आता है, और उसका जो है सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट मिलता है, और किसान को जो है उसके प्रमाणीकरण के सारे नियम जो है फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने पहले भी प्रश्न पूछा था, कुछ बातें की थी कि भाई इसमें क्या हमारे पास उत्पादन में कुछ कमी हो जाएगी, तो अभी तक के बहुत सारे आंकड़े जो हमारे सामने निकल करके आए, करीब करीब 10 से लेकर के 20% तक का शुरू की अवस्था में, क्योंकि उसका 3 साल का जो कन्वर्जन का पीरियड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया होता है, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन एस्टेब्लिश करने के लिए, उस लेवल तक आने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। तो शुरू में 10 से 20% उत्पादन कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसका जो एक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की विधियां अपनाते जाएंगे, वो ऑर्गेनिक कार्बन की बिल्कुल मात्रा भी जो हमारी बढ़ती चली जाएगी, और वो सुधार होगा और उपज भी उतनी मिलने लगेगी। जी जी, तो यानी कि आगे चल करके अगर थोड़ा सा धैर्य रखा जाए तो 1-2 साल बाद वो चीज़ें और ज़्यादा लगेगा कि ये लाभदायक है। मैं लौटूंगा आप सभी के पास, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटता हूँ। ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है ब्रेक के बाद। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रुख करता हूं निमित जी का। निमित जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसान हों या फिर जो कृषि उत्पाद हैं या उससे संबंधित उत्पाद हैं, उसका उत्पादन करने वाले किसान क्या इस चीज़ के लिए तैयार दिखते हैं? कितने तैयार दिखते हैं इस जैविक खेती के लिए? देखिए, अगर आप किसान की बात करेंगे तो किसान को सबसे ज्यादा चिंता होती है उसके खुद के जमीन, और वो जानता है कि जैसे जैसे फर्टिलाइजर का यूज वो जितना ज्यादा कर रहा है, उसकी जमीन और बंजर। अगर ऑर्गेनिक जितना यूज करेगा तो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो किसान को अगर चॉइस दिया जाए तो वो जरूर वो चाहेगा कि ये ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाए, बट उसको जो प्रॉब्लम है वो मार्केट का, कि वो ऑर्गेनिक बनाता है, ऑर्गेनिक बनाने के लिए वो सर्टिफिकेशन और वो सब चीजों में भी अगर वो इन्वॉल्व होता है, तो सामने जो उसको रिटर्न मिलता है वो रिटर्न उसको एश्योर्ड, ठीक, एश्योर्ड इनकम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अपनाएंगे। तो जाहिर से वो किसान। ठीक, संदीप दास जी, जिस तरह का सरकार का जो अभी अप्रोच दिखाई पड़ रहा है और जो भी हालात हैं, उसमें आप हमारे देश में जो जैविक खेती है उसके भविष्य को किस तरह देखते हैं फिलहाल के निकट भविष्य में? मैं जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बताया, इसका भविष्य बहुत ब्राइट लग रहा है, क्योंकि तरह तरह की फार्मिंग मॉडल है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत बड़ा मॉडल है। मुझे लगता है पूरा जो फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग है इंडिया में, एटलीस्ट 10 से 15% अगर हम ऑर्गेनिक ले जाए तो एक बड़ा सा मार्केट को कैटर कर सकते हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट।
क्योंकि ग्लोबली अब जानते हैं हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर इज ऑल्सो बेस बढ़ रहा है। हम लोग ग्लोबली एक्सपोर्ट तो करते हैं बट उतना बड़ा परसेंटेज से नहीं कर पाएंगे, बट ठीक, बहुत 10-15% में सोचता हूँ। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा, जो सरकार अभी जिस तरह से नीतियां बना रही हैं, आपके पास जो तजुर्बा है, क्या उसमें कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत है जैविक खेती को और बढ़ावा देने के लिए? जो भारत सरकार की अभी जो नीतियां हैं, मैं ये कहूंगा अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि उसमें दो तरह का विकल्प सामने रखे गए। जब आपको एक्सपोर्ट करना है तो एनपीओपी सर्टिफिकेशन सिस्टम यूज करिए, लेकिन यही नहीं है कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट करें, हमारे अपने लोगों को भी अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए। उसके लिए भारत सरकार ने पीजीएस सिस्टम चलाया, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, जिससे कि किसानों को एक तरह से प्रोत्साहन मिले और किसान प्रोत्साहित होकर के अपने उत्पाद जो है उसको प्रोडक्शन करने लगे। जैसे मार्केटिंग की बात कर रहे थे कि वो दिक्कत ना आए, तो ये जो कोऑपरेटिव का माध्यम है, कोऑपरेटिव के माध्यम से जो ये जितने भी हमारे सफल के जो मदर डेयरी के जितने सफल के जो बूथ है, उनके माध्यम से जो है ये सेल होगा। उसमें अलग से शेल्फ के ऊपर लिखा जाएगा कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। जब वो बेचे जाएंगे और वो कोऑपरेटिव के माध्यम से बिकेंगे, जैसे कि नेशनल कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनिक लिमिटेड के माध्यम से, तो वो उसका जो 50% प्रॉफिट है वो भी किसानों को जाएगा, तो अच्छे दाम मिलेंगे, प्रॉफिट अधिक मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये जितनी पॉलिसी है ये आगे से किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इसी को लेकर 6 उत्पादों को बेचने का फैसला किया भी गया और आगे 20 उत्पाद और आएंगे, 20 उत्पाद बेचे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बहुआयामी दृष्टिकोण जिसका जिक्र केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया है, इसके जरिए निश्चित तौर पर आप लोगों का भी मत है कि हम जैविक खेती के दायरे को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, जुड़ने के लिए, आप तीनों मेहमानों का। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि देश में जैविक खेती का दायरा बढ़ेगा और इसकी घरेलू खपत होगी वो भी होगी और विदेशों को भी आयात इन उत्पादों की बढ़ेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।